नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हर रात आपको एक नया डर, रहस्य और रोमांचक अनुभव मिलेगा। हम लाते हैं आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां जो न केवल आपकी धड़कनें तेज कर देंगी, बल्कि आपके भीतर एक अजीब सा खौफ भी जगा देंगी। वो खौफ जो रात भर सोने नहीं देगा और हर कोने में किसी अजनबी की हलचल महसूस होगी। यदि आपको रहस्यमय घटनाएं, अनसुलझे रहस्य और तनावपूर्ण सिहरन पसंद हैं, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम रौनक है। मैं एक साधारण से घर में पला बढ़ा हूं और हमेशा से मुझे समुद्र, जहाज और उनकी अनकही कहानियों के बारे में जानने की दिलचस्पी रही है। मेरा जुनून मुझे कहां ले जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बचपन में जब भी स्कूल की छुट्टियां होती, मैं अपने दादाजी के साथ समुद्र के किनारे जाया करता। वे मुझे समुद्र से जुड़ी ढेर सारी कहानियां सुनाया करते। उन कहानियों में कभी खजाने की बात होती तो कभी समुद्री डाकुओं की। धीरे धीरे ये कहानियां मेरी सोच और कल्पनाओं का हिस्सा बन गईं। कॉलेज के दिनों में मेरी मुलाकात रणधीर, दिवेश, मोहित और करीम से हुई। हम पांचों एक ही हॉस्टल में रहते थे और जल्द ही हमारी दोस्ती गहरी हो गई। कॉलेज खत्म होने के बाद हम सब ने अलग अलग नौकरियां ढूंढने की कोशिश की, लेकिन भाग्य शायद हमारे लिए कुछ और ही लिख चुका था। नौकरी की तलाश में नाकाम रहने के बाद हमने सोचा, क्यों ना अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखा जाए। वह दिन मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम पांचों समुद्र के किनारे बैठकर अपने भविष्य के बारे में बातें कर रहे थे। रणधीर ने कहा था, यार, ऐसा कुछ करते हैं जो मजेदार हो और हमारे दिल के करीब भी। उसके इस सुझाव पर मैंने मजाक में कहा, चलो खजाने की खोज करते हैं। उस वक्त यह सिर्फ एक मजाक था, लेकिन धीरे धीरे इसने हमारे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया। करीम ने तुरंत गूगल पर पुराने जहाज़ों और डूबे खजानों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। दिवेश, जो ग्राफिक्स और नक्शों में माहिर था, ने समुद्र के उन हिस्सों का अध्ययन किया जहां डूबे जहाज होने की संभावना थी। मोहित ने एक पुरानी नाव खरीदने की जिम्मेदारी ली और मैंने हमारी छोटी सी टीम के लिए पैसे जुटाने का काम संभाला। महीनों की मेहनत और प्लानिंग के बाद हम अपने पहले अभियान के लिए तैयार थे। हमारी नाव का नाम था सफर 1। वह एक साधारण सी नाव थी जिसे हमने अपने तरीके से मॉडिफाई किया था। उसमें एक छोटा सा केबिन, गोताखोरी का सारा सामान और समुद्र के नीचे देखने के लिए कुछ आधुनिक उपकरण थे। जब हमने पहली बार समुद्र में अपने अभियान की शुरुआत की, तो वह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। समुद्र के ऊपर सूरज की किरणें चमक रही थीं और चारों ओर सिर्फ नीला पानी दिखाई दे रहा था। रणधीर ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू कर दिया, जबकि करीम हमारे उपकरणों को चेक कर रहा था। हम सबके दिल में एक अजीब सी खुशी और उत्साह था। शुरुआत में हमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। कई दिनों तक हमें कुछ खास नहीं मिला, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम रोज समुद्र में घंटों बिताते, पुराने नक्शों का अध्ययन करते और उम्मीद करते कि जल्द ही हमारी मेहनत रंग लाएगी। आखिरकार एक दिन हमारी किस्मत ने साथ दिया। वह सुबह थी, आसमान साफ था और समुद्र शांत। हम अपनी नाव पर उपकरणों की जांच कर रहे थे जब दिवेश ने अचानक आवाज लगाई, रुको, मुझे कुछ अजीब दिख रहा है। हमने तुरंत अपने उपकरण चालू किए और समुद्र के नीचे झांकने की कोशिश की। वहां हमें कुछ लकड़ी के तख्ते और लोहे के टुकड़े दिखाई दिए। हमने अंदाजा लगाया कि यह किसी पुराने जहाज का हिस्सा हो सकता है। हमने तय किया कि वहां गोता लगाकर देखना चाहिए। मैं और रणधीर पानी में उतरे। पानी ठंडा था, लेकिन हमारा उत्साह उससे कहीं ज्यादा गर्म था। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, हमें वह नजारा दिखा जिसने हमारी सांसें रोक दी। नीचे एक पुराना जहाज था जो शायद सालों से समुद्र की गहराई में छिपा हुआ था। हमने उस जहाज की तलाशी ली और हमें वहां कुछ संदूक मिले। इन संदूकों को देखकर हमारा दिल खुशी से उछल पड़ा। हमने उन्हें नाव पर लाने का फैसला किया। संदूक भारी थे, लेकिन हमारी मेहनत रंग लाई। जब हमने इन्हें खोलने की कोशिश की, तो कुछ संदूक आसानी से खुल गए। उनके अंदर सोने और चांदी के सिक्के, पुराने गहने और कुछ प्राचीन चीजें थीं। लेकिन एक संदूक ऐसा था जो हमारी समझ से परे था।
वह लकड़ी का बना हुआ था और उस पर एक अजीब सा चित्र था। ये एक ऑक्टोपस जैसा लग रहा था जिसकी आंखें किसी तरह हमें घूर रही थीं। उस संदूक को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम सब उस संदूक को देख रहे थे और सोच रहे थे कि इसके अंदर क्या हो सकता है। रणधीर ने मजाक में कहा, शायद इसमें कोई शापित खजाना हो। उसकी यह बात सुनकर हम हंसने लगे, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। हमने तय किया कि इसे खोलने के लिए हमें किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन उस वक्त हमने वह संदूक अपनी नाव के केबिन में रख दिया। उस रात हम सब ने जश्न मनाया। करीम ने हमारे लिए खाना बनाया और हम सब ने अपने सफर की पहली सफलता का जश्न मनाया। लेकिन मेरे मन में वह संदूक अब भी घूम रहा था। उसकी अजीब आकृति और रहस्यमय डिजाइन ने मुझे बेचैन कर रखा था। जब सब सोने चले गए तो मैं अकेला केबिन में गया और उस संदूक को ध्यान से देखने लगा। उसकी सतह पर कुछ अजीब सी लकीरें थीं, जैसे कि कोई संदेश छुपा हो। अगली सुबह हमने वह संदूक खोलने की कोशिश जारी रखने का फैसला किया, लेकिन यह सफर सिर्फ खजाने की खोज तक सीमित नहीं रहने वाला था। यह संदूक हमारी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला था जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारी नाव उस दिन समुद्र की हल्की लहरों पर हिल रही थी। सुबह की ठंडी हवा हमारे चेहरे पर ताजगी का एहसास करा रही थी, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ उस लकड़ी के संदूक पर था। पिछली रात मैं सो नहीं सका था। बार बार वही संदूक मेरे सपनों में आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जो हमें पुकार रहा है। करीम, जो हमेशा से शांत और स्थिर रहता था, इस बार कुछ बेचैन दिख रहा था। उसने मुझसे कहा, रौनक, ये संदूक कुछ अलग है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इसका खुलना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी जो आमतौर पर वह नहीं दिखाता था। दिवेश ने अपने लैपटॉप पर संदूक के डिजाइन और उस पर बने अजीबोगरीब आकृतियों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसने कहा, यह डिजाइन किसी पुराने सभ्यता का लगता है, शायद समुद्री यात्राओं के समय का, लेकिन इस पर बनी आकृतियां कुछ ज्यादा ही जटिल हैं। हो सकता है यह कोई कोड हो। रणधीर, जो हमेशा मजाकिया मूड में रहता था, इस बार गंभीर था। उसने अपनी कैमरे की तस्वीरों को देखकर कहा, इस संदूक पर बने निशान किसी साधारण कारीगरी का हिस्सा नहीं है। शायद इसे किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है। हम सब ने संदूक को खोलने की कई कोशिशें की। हमने चाबियां, हथौड़े और यहां तक कि धारदार औजारों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे इस संदूक को किसी खास तरीके से सील किया गया हो। करीब 2 घंटे की नाकाम कोशिशों के बाद करीम ने सुझाव दिया कि हमें इस संदूक को किसी विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। उसने कहा, यह कोई साधारण खजाना नहीं है। हो सकता है इसके पीछे कोई ऐतिहासिक महत्व छुपा हो। हमें इसे किसी इतिहासकार या पुरातत्व विशेषज्ञ के पास ले जाना चाहिए। लेकिन मैं इस सुझाव से संतुष्ट नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस संदूक का जवाब हमारे पास ही है, बस हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा, थोड़ा और इंतजार करते हैं, शायद हमें इसका कोई सुराग मिल जाए। दिवेश ने अपने लैपटॉप पर कुछ पुराने नक्शों और समुद्री दस्तावेजों का अध्ययन करना जारी रखा। उसने कहा, रौनक, इस संदूक का संबंध शायद किसी प्राचीन समुद्री कथा से हो। मैंने एक पुराने दस्तावेज में कुछ ऐसा ही देखा था। उसमें एक रहस्यमय संदूक का जिक्र था जिसे खोलने के लिए एक खास मंत्र या प्रक्रिया की जरूरत थी। हम सब दिवेश की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उसने कहा, इस संदूक पर जो ऑक्टोपस की आकृति बनी है वह भी कुछ कह रही है। यह शायद उस समुद्री इलाके का प्रतीक है जहां यह जहाज डूबा था। उस दिन पूरा समय हमने संदूक और उसके रहस्यमय डिजाइनों का अध्ययन करते हुए बिताया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, लेकिन संदूक अब भी हमारे लिए एक अनसुलझा पहेली बना हुआ था। रात को जब सब सोने चले गए, मैं अकेला केबिन में उस संदूक के पास बैठा रहा। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी में उसे ध्यान से देखा। उसकी सतह पर बनी लकीरें और आकृतियां अब भी मुझे किसी कोड की तरह लग रही थीं। मैंने धीरे धीरे अपनी उंगलियों से उन लकीरों को छूना शुरू किया। तभी मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई। संदूक की सतह पर एक छोटा सा उभार था,
जिसे पहले किसी ने नोटिस नहीं किया था। मैंने उस उभार को दबाया और तभी संदूक से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई मैकेनिज्म चालू हुआ हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तुरंत बाकी साथियों को जगाया। उठो, मुझे लगता है मैंने कुछ ढूंढ लिया है। मेरी आवाज में उत्साह और घबराहट दोनों थी। सभी दौड़कर मेरे पास आ गए। रणधीर ने पूछा, क्या हुआ? मैंने उन्हें उस उभार के बारे में बताया। हमने संदूक पर बने हर उभार और लकीर को ध्यान से देखना शुरू किया। दिवेश ने सुझाव दिया कि हमें इसे एक पैटर्न की तरह देखना चाहिए। उसने कहा, शायद ये आकृतियां और उभार मिलकर कोई खास क्रम बनाते हैं। अगर हम सही क्रम में इन्हें छुएं तो यह खुल सकता है। करीब आधे घंटे की कोशिशों के बाद दिवेश ने एक ऐसा पैटर्न ढूंढ निकाला जो हमें सही लगा। हमने बारी बारी से उन उभारों को दबाया। अचानक संदूक से एक तेज आवाज आई और उसका ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। हम सब ने अपनी सांसें रोक लीं। अंदर क्या होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जैसे ही ढक्कन पूरी तरह खुला, हमें अंदर एक चमचमाती रोशनी दिखाई दी। रोशनी के बीच में एक अजीब सी धातु की बनी वस्तु थी। वह किसी ताबीज की तरह लग रही थी, लेकिन उसका आकार बहुत ही असामान्य था। वह ताबीज सोने और चांदी से बनी थी और उस पर भी अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। उसके बीच में एक चमकीला पत्थर जड़ा हुआ था जो हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। हमने उसे ध्यान से देखा। रणधीर ने कहा, यह कोई साधारण चीज नहीं है, यह जरूर किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है। करीम ने कहा, लेकिन यह ताबीज यहां क्यों रखा गया है और इसका मतलब क्या है? हमें इसका जवाब नहीं पता था, लेकिन एक बात साफ थी, यह ताबीज हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाने वाला था। उस रात हमने उस ताबीज को एक सुरक्षित जगह पर रखा और अगले दिन उसकी जांच करने का फैसला किया। लेकिन उस रात मेरे सपने फिर से बेचैन करने वाले थे। मैंने सपने में एक विशाल समुद्री जहाज को डूबते हुए देखा और वह ताबीज उस जहाज के कप्तान के हाथ में चमक रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और डर था। सुबह जब मैं उठा तो मेरी यह बेचैनी और बढ़ गई थी। मैंने अपने दोस्तों से कहा, यह ताबीज किसी साधारण खजाने का हिस्सा नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी कहानी छिपी हुई है। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। दिवेश ने कहा, हमें जल्द ही इसके बारे में और जानकारी जुटानी होगी। हो सकता है यह हमें किसी और खजाने या रहस्य तक ले जाए। हम सब ने यह तय किया कि इस ताबीज के बारे में जानने के लिए हमें अपने अभियान को आगे बढ़ाना होगा। यह सिर्फ खजाने की खोज नहीं रह गई थी, अब यह एक रहस्य की तलाश बन चुकी थी जो हमारी किस्मत को नए रास्तों पर ले जाने वाली थी। ताबीज को देखने के बाद से ही मेरा मन बेचैन था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ एक साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक दास्तान का दरवाजा हो। उसकी चमक, उस पर उकेरी गई अजीब आकृतियां और उसके भीतर छिपी रहस्यमय ऊर्जा ने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया था। वह ताबीज हमें अपनी ओर खींच रहा था, जैसे वह हमें किसी अनजान सफर पर बुला रहा हो। उस सुबह जब मैं उठकर डेक पर गया तो समुद्र शांत था। हवा में हल्की ठंडक और एक अजीब सी खामोशी थी। करीम भी वहीं था। उसकी आंखों में गहरी सोच दिख रही थी। मैंने उससे पूछा, ताबीज को लेकर तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कुछ पल सोचा और कहा, रौनक, यह कोई साधारण चीज नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह किसी बड़े रहस्य की चाबी है, लेकिन हमें इसे लेकर सावधान रहना चाहिए। हो सकता है इसके पीछे कोई खतरनाक सच छिपा हो। हमने उस दिन फैसला किया कि हमें ताबीज का गहराई से अध्ययन करना होगा। दिवेश ने अपने लैपटॉप पर ताबीज के डिजाइन और उस पर बने निशानों की तस्वीरें खींच लीं। उसने कहा, मैं इन निशानों का मिलान पुराने समुद्री दस्तावेजों और नक्शों से करूंगा। शायद इससे हमें कुछ सुराग मिले। रणधीर ने अपने कैमरे से ताबीज की कुछ और तस्वीरें लीं और करीम ने उसे सुरक्षित रखने के लिए एक खास डिब्बे में बंद कर दिया। दिन भर हम सभी ताबीज के रहस्य को सुलझाने में जुटे रहे। दिवेश ने इंटरनेट पर सर्च करते हुए कहा, यह ताबीज किसी प्राचीन समुद्री सभ्यता से जुड़ा हो सकता है। मैंने एक पुराने लेख में पढ़ा था कि समुद्र में खोए हुए खजाने के साथ कई बार ऐसे ताबीज भी पाए गए हैं जिनका उपयोग नेविगेशन या सुरक्षा के लिए किया जाता था, लेकिन इस ताबीज पर बने निशान बाकी सबसे अलग हैं।
ये शायद किसी खास समुदाय या संस्कृति का प्रतीक है। दिवेश की बातों ने मेरी उत्सुकता और बढ़ा दी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें इस ताबीज का कोई उल्लेख या संदर्भ मिला? उसने सिर हिलाया और कहा, अभी तक नहीं, लेकिन मैं कुछ प्राचीन समुद्री मान्यताओं और कथाओं को खंगाल रहा हूं। हो सकता है इनमें से कुछ इस ताबीज से मेल खाएं। हम सब ने ताबीज को ध्यान से देखा। उसके ऊपर बनी आकृतियां किसी समुद्री जीव जंतु की लग रही थीं। बीच में जड़ा हुआ चमकीला पत्थर उसकी सबसे खास बात थी। वह पत्थर हल्की रोशनी दे रहा था, जैसे उसमें कोई जादुई शक्ति हो। मैंने उस पत्थर को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरी उंगली उससे स्पर्श हुई, मेरे मन में एक अजीब सी भावना जाग उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो, जैसे मैं किसी और दुनिया में खड़ा हूं। उस रात मैं जल्दी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आंखें बंद करते ही वही ताबीज मेरे ख्यालों में आने लगा। मैंने सपने में खुद को एक विशाल समुद्री जहाज पर देखा। चारों ओर घना अंधकार था और जहाज एक तूफानी समुद्र में डगमगा रहा था। जहाज के कप्तान के हाथ में वही ताबीज था और वह किसी को बुला रहा था। उसके शब्द मुझे साफ सुनाई नहीं दिए, लेकिन उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। सुबह होते ही मैंने अपने सपने के बारे में सबको बताया। करीम ने गंभीर स्वर में कहा, रौनक, तुम्हारे सपने को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये ताबीज हमारे साथ जुड़ चुका है। हो सकता है ये हमें उस जहाज तक ले जाने की कोशिश कर रहा हो जिसे तुमने सपने में देखा। रणधीर ने सुझाव दिया, हमें यह ताबीज किसी समुद्री विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। हो सकता है वह इसके रहस्यमय इतिहास के बारे में कुछ बता सके। दिवेश ने इस विचार का समर्थन किया, लेकिन मैंने उन्हें रोका। यह ताबीज अब हमारा है, हमें इसे खुद ही सुलझाना होगा। अगर हम इसे किसी और को देंगे तो हो सकता है यह खजाना हमारे हाथ से निकल जाए। हमने अपनी नाव को उस दिशा में बढ़ाने का फैसला किया जहां हमें लगा कि ताबीज हमें संकेत दे रहा है। ताबीज पर बनी आकृतियों को देखकर दिवेश ने कहा, यह शायद किसी खास समुद्री मार्ग का संकेत दे रही है। मैंने पुराने नक्शों पर इस तरह की आकृतियां देखी हैं। हमें इसके संकेतों का पालन करना चाहिए। दूसरे दिन ताबीज ने हमें एक और चौंकाने वाली घटना के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही हमने समुद्र के एक खास क्षेत्र में प्रवेश किया, हमारी नाव के कंपास ने काम करना बंद कर दिया। करीम ने कहा, यह अजीब है। ऐसा लगता है जैसे यहां कोई चुंबकीय शक्ति है जो कंपास को प्रभावित कर रही है। हम सब ने समुद्र की ओर ध्यान से देखा। पानी का रंग थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे उसमें कोई अजीब सी चमक हो। रणधीर ने कहा, यहां कुछ तो है, यह जगह सामान्य नहीं लग रही। उस रात जब सब सो रहे थे, मैंने ताबीज को फिर से निकाला। उसे अपने हाथों में पकड़ते ही मुझे फिर से वही अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे बात कर रहा हो। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं और तभी मेरे सामने कुछ धुंधले दृश्य उभरने लगे। मैंने देखा कि एक विशाल समुद्री जहाज तूफानी समुद्र में फंसा हुआ था। उसके डेक पर लोग घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। जहाज के मस्तूल पर एक झंडा लहरा रहा था जिस पर वही आकृति बनी थी जो ताबीज पर थी। अचानक जहाज डूबने लगा और सभी लोग समुद्र में समा गए। मेरे सपने में वही ताबीज पानी की गहराई में चमक रहा था। सुबह होते ही मैंने अपने सपने के बारे में करीम को बताया। उसने कहा, तुम्हारे सपने हमें किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। हमें इस ताबीज का मतलब समझने के लिए और गहराई में जाना होगा। हमने अपनी नाव को उस दिशा में बढ़ा दिया जहां हमें लगा कि ताबीज हमें ले जाना चाहता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, समुद्र और अजीब होता गया। पानी का रंग गाढ़ा नीला हो गया था और लहरें धीरे धीरे बढ़ रही थीं, लेकिन हमारी जिज्ञासा हमें रुकने नहीं दे रही थी। उस दिन हमने महसूस किया कि ताबीज हमें किसी खास जगह ले जाने की कोशिश कर रहा है। रणधीर ने कहा, यह ताबीज हमें उस डूबे हुए जहाज तक ले जा सकता है जिसे तुमने सपने में देखा था। हो सकता है वहां हमें और भी कुछ मिले। हम सब ने ताबीज को अपने साथ लेकर उस अनजान सफर पर आगे बढ़ने का फैसला किया। अब यह सिर्फ एक खोज नहीं थी, यह हमारे लिए एक चुनौती बन चुकी थी जिसमें खतरे और रहस्य दोनों शामिल थे। मैंने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस ताबीज का रहस्य जरूर सुलझाऊंगा। ताबीज के इशारों पर चलते हुए
हम उस अनजान सफर पर आगे बढ़ रहे थे। हमारी नाव समुद्र की अनंत गहराइयों में धीमे धीमे बढ़ रही थी। पानी का रंग और गाढ़ा होता जा रहा था और लहरों में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे समुद्र खुद हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रहा हो। सुबह का समय था। हवा में हल्की नमी और ठंडक थी। मैंने डेक पर खड़े होकर चारों ओर नजर डाली। दूर तक फैला वह अनंत समुद्र जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था मुझे किसी रहस्यमय दुनिया की तरह लग रहा था। रणधीर और करीम नाव के अगले हिस्से में खड़े होकर दिशा और समुद्र की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। दिवेश अपने लैपटॉप पर ताबीज के डिजाइन और संकेतों का विश्लेषण कर रहा था। करीम ने कहा, यह जगह कुछ अलग सी लग रही है। पानी की लहरें और हवाओं की चाल हमें संकेत दे रही हैं कि कुछ होने वाला है। उसकी बात सुनकर मेरा मन और अधिक बेचैन हो गया। रणधीर ने कहा, रौनक, ये समुद्र हमें अपने अंदर बुला रहा है। लगता है ताबीज ने हमें किसी खास जगह पर पहुंचा दिया है। अब हमें बस सही समय का इंतजार करना होगा। तभी अचानक आसमान पर घने बादल छा गए। वह साफ नीला आकाश अब गहरा काला हो गया था। हवा की गति तेज होने लगी और लहरें हमारी नाव को डगमगाने लगीं। मेरी आंखें उस ताबीज पर टिक गईं जो अब तक शांत था, लेकिन अचानक उसमें से हल्की चमक निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमें कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहा हो। करीम ने चिल्लाते हुए कहा, सब संभल जाओ, तूफान आने वाला है। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। मैंने तुरंत नाव की रस्सियां और उपकरण चेक किए। रणधीर ने नाव के इंजन को धीमा कर दिया ताकि हम लहरों के दबाव का सामना कर सकें। दिवेश ने कहा, रौनक, यह ताबीज कुछ कहना चाहता है। हमें इसे ध्यान से समझना होगा। तूफान तेज होता जा रहा था। हवाएं इतनी जोर से चलने लगीं कि हमारे खड़े होने में भी मुश्किल हो रही थी। लहरें नाव को इधर उधर फेंक रही थीं। मैं डर और रोमांच के बीच फंसा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र हमें चेतावनी दे रहा हो कि अगर हमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसका परिणाम खतरनाक हो सकता है। तभी अचानक ताबीज ने तेज चमक बिखेरी। ये चमक इतनी तेज थी कि कुछ पलों के लिए हमारी आंखें बंद हो गईं। जब मैंने आंखें खोलीं तो देखा कि ताबीज से निकलती हुई रोशनी समुद्र की गहराई की ओर इशारा कर रही थी। रणधीर ने कहा, यह ताबीज हमें उस दिशा में ले जाना चाहता है, लेकिन इस तूफान में आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। मैंने रणधीर की बात पर गौर किया, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैंने कहा, हम इतने करीब आ चुके हैं, अब पीछे हटना सही नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो, हमें ताबीज के संकेतों का अनुसरण करना होगा। मेरी बात सुनकर करीम और रणधीर ने सहमति में सिर हिलाया। हमने नाव को धीरे धीरे ताबीज की रोशनी की दिशा में मोड़ा। तूफान के बीच यह कोई आसान काम नहीं था। हर पल ऐसा लगता था कि हमारी नाव पलट जाएगी, लेकिन हमारे अंदर एक अजीब सा विश्वास था जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। तूफान के बीच हमारी नाव अचानक रुक गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें रोक रही हो। करीम ने कहा, यह जगह सामान्य नहीं है, हमें यहां कुछ बड़ा छिपा हुआ महसूस हो रहा है। मैंने ताबीज को फिर से देखा। अब उसकी रोशनी और तेज हो चुकी थी और वह सीधे समुद्र की गहराइयों की ओर इशारा कर रहा था। रणधीर ने सुझाव दिया कि हमें पानी के नीचे जाकर जांच करनी चाहिए। दिवेश ने तुरंत अपने पानी के नीचे देखने वाले उपकरण तैयार किए। मैंने और करीम ने स्कूबा डाइविंग के उपकरण पहन लिए। रणधीर ने कहा, तुम दोनों नीचे जाओ, मैं ऊपर रहकर सब संभालूंगा। अगर कोई समस्या हो तो तुरंत लौट आना। पानी के नीचे जाने का अनुभव अद्भुत था। जैसे ही हम समुद्र की गहराइयों में उतरे, हमें एक अलग ही दुनिया नजर आई। वहां चारों ओर नीला अंधकार था और समुद्री जीव जंतु इधर उधर तैर रहे थे। ताबीज की रोशनी हमें एक खास दिशा में ले जा रही थी। करीम ने इशारे से मुझे बताया कि हमें सतर्क रहना होगा। मैंने सिर हिलाकर सहमति जताई। हम धीरे धीरे गहराई में उतरते गए। तभी हमें समुद्र के तल पर कुछ चमकता हुआ नजर आया। वह वही ताबीज की रोशनी थी जो हमें वहां तक ले आई थी। जब हम उस जगह के करीब पहुंचे तो हमें कुछ पत्थर के स्तंभ नजर आए। ये स्तंभ किसी प्राचीन संरचना का हिस्सा लग रहे थे। उनके ऊपर वही आकृतियां बनी हुई थीं जो ताबीज पर थीं। मैंने करीम को इशारे से बताया कि यह जगह हमारी मंजिल हो सकती है। तभी अचानक
हमें पानी के भीतर कुछ हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा समुद्री जीव हमारी ओर बढ़ रहा हो। मैंने करीम को सतर्क रहने के लिए कहा। हमारे सामने एक विशालकाय शार्क आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह हमें घूर रही थी। मैंने अपने स्कूबा उपकरण से निकली रोशनी को उसकी आंखों की ओर फेंका। वह कुछ पल के लिए रुकी और फिर धीरे धीरे दूर चली गई। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने हमारे दिलों की धड़कनें तेज कर दी थीं। हमने जल्दबाजी में उस प्राचीन संरचना की जांच शुरू की। वहां हमें कुछ संकेत और निशान मिले जो ताबीज की आकृतियों से मेल खाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह किसी खोई हुई सभ्यता का हिस्सा हो। मैंने करीम से कहा, हमें इन संकेतों की तस्वीरें लेनी होंगी और इन्हें ऊपर जाकर बाकी टीम को दिखाना होगा। करीम ने तुरंत अपने कैमरे से तस्वीरें खींची। इसके बाद हम ऊपर लौटने की तैयारी करने लगे। जब हम नाव पर लौटे तो रणधीर और दिवेश ने हमें देखकर राहत की सांस ली। मैंने उन्हें सारी बात बताई और करीम द्वारा खींची गई तस्वीरें दिखाईं। दिवेश ने कहा, यह जगह वाकई में अद्भुत है। यह ताबीज हमें किसी महान खोज की ओर ले जा रहा है। तूफान अब धीरे धीरे शांत हो चुका था। आसमान फिर से साफ हो गया था और सूरज की रोशनी समुद्र की लहरों पर चमक रही थी। लेकिन हमारे अंदर एक अजीब सा एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे हमने अभी सिर्फ उस रहस्य की सतह को छुआ है। मैंने ताबीज को फिर से अपने हाथ में लिया। उसकी चमक अब भी वैसी ही थी। मैंने मन ही मन सोचा, यह ताबीज हमें कहां ले जाना चाहता है? इसके पीछे क्या राज छिपा है? मेरे सवालों का जवाब अभी दूर था, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि चाहे जो भी हो, मैं इस रहस्य को सुलझा कर ही रहूंगा। हमारी नाव अब उस प्राचीन समुद्र तट के पास आ रही थी जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। ताबीज ने हमें जिस दिशा में निर्देशित किया था, वहां कुछ दूर एक द्वीप नजर आ रहा था। यह द्वीप दिखने में बहुत साधारण सा था, लेकिन हम जानते थे कि इसके अंदर कोई गहरी रहस्यात्मकता छुपी हुई है। समुद्र में हल्की लहरें उठ रही थीं और हवा अब शांत हो गई थी। वह अजीब सा माहौल जो पहले तूफान के समय था, अब एक नई शांति में बदल चुका था। रणधीर और दिवेश को देखकर मुझे लगा कि वे भी इस अनजाने सफर में किसी गहरी छानबीन के लिए तैयार हैं। करीम और मैंने नाव को ठीक से नियंत्रित किया ताकि हम द्वीप के पास सुरक्षित रूप से पहुंच सकें। जैसे जैसे हम द्वीप के करीब पहुंचे, समुद्र में पानी का रंग गहरा होने लगा था। ऊपर से देखते हुए द्वीप का आकार इतना छोटा और सामान्य लग रहा था कि वह किसी गहरी सभ्यता या इतिहास के प्रतीक जैसा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। नाव को समुद्र के किनारे लगाने के बाद हम सभी तट पर उतरने लगे। तट पर उतरते ही हमें एक अजीब सी चुप्पी सी महसूस हुई। यहां का वातावरण कुछ ऐसा था जैसे समय रुक सा गया हो। हवा में एक हल्की गंध थी जो मुझे कुछ अजनबी सी लगी। ऐसा लगा जैसे यह जगह कभी किसी ने देखी नहीं हो, लेकिन किसी वक्त यह समृद्ध और जीवंत रही होगी। हमने ताबीज के संकेतों को ध्यान से देखा। वह हमें इस द्वीप के अंदर की ओर ले जा रहा था, जैसे कुछ गहरी बात बताने के लिए। हम धीरे धीरे तट पर कदम रखते हुए आंतरिक हिस्से की ओर बढ़ने लगे। जितना हम अंदर जा रहे थे, उतना ही अजीब माहौल और घना हो रहा था। करीम ने कहा, रौनक, यह जगह सच में विचित्र है। यहाँ कुछ पुरानी सी आवाजें भी आ रही हैं, जैसे यह जगह हमें याद दिला रही हो कि हम कुछ गहरा ढूंढने आ रहे हैं। मैंने करीम की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा विश्वास था। यह विश्वास कि हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आए हैं, उसे हमें अवश्य पूरा करना होगा। द्वीप के अंदर जाते ही हमें एक गुफा का मुंह दिखाई दिया। गुफा का मुंह बिल्कुल सामान्य सा था, लेकिन मुझे पता था कि यह कोई साधारण गुफा नहीं हो सकती। यह वह गुफा हो सकती है जिसके बारे में ताबीज ने हमें संकेत दिया था। हम गुफा के अंदर प्रवेश करने लगे। गुफा का अंदरूनी हिस्सा धीरे धीरे अंधेरे में बदलता गया। मेरी आंखें पूरी तरह से अंधेरे में घिर चुकी थीं, लेकिन ताबीज से निकलती हुई हल्की सी रोशनी हमें रास्ता दिखा रही थी। हम सभी के चेहरे पर एक असामान्य उत्सुकता और डर का मिला जुला भाव था। अंदर बढ़ते हुए हमें एक अजीब सी खामोशी का सामना करना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत हमारे साथ चल रही हो। करीम ने धीरे से कहा, यह गुफा बहुत पुरानी लग रही है।
इसमें कई सदियों पुरानी सभ्यता के निशान हो सकते हैं। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। रणधीर ने जवाब दिया। सतर्क रहने के अलावा हमें इस गुफा के भीतर छुपे रहस्यों को भी ढूंढना होगा। ताबीज ने हमें यहां बुलाया है तो हमें इसे पूरा करना होगा। हम गुफा के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़े। गुफा की दीवारों पर कुछ अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं। वे आकृतियां कुछ ऐसी लग रही थीं जो ताबीज पर बनी थीं, और जैसे ही हमारी आंखें इन आकृतियों पर पड़ीं, हम सब चौंक उठे। उन आकृतियों में से कुछ तो ऐसी थीं जो हमारी समझ से परे थीं। वे एक तरह के जीव जंतु या काल्पनिक प्राणियों की तस्वीरें प्रतीत हो रही थीं। गुफा के अंदर बढ़ते हुए हमें एक बड़ी सी कक्ष दिखी, जिसमें केंद्र में एक विशालकाय पत्थर का मंच रखा हुआ था। उस मंच पर कुछ चमकीली और पुरानी वस्तुएं रखी हुई थीं। वहीं गुफा के ऊपर की दीवारों पर कुछ और आकृतियां थीं जो और भी रहस्यमयी लग रही थीं। ताबीज ने हमें इस जगह तक लाने के बाद अचानक से कुछ ऐसा किया कि मैंने महसूस किया कि यह मंच हमारे लिए एक बहुत बड़ी कुंजी हो सकता है। हम सभी उस मंच के पास पहुंचे। वहां रखी हुई वस्तुओं को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन वस्तुओं का कोई गहरा उद्देश्य था। अचानक ताबीज की चमक तेज हो गई और मंच के ऊपर रखी एक पुरानी किताब ने अपने आप खुलना शुरू किया। यह किताब किसी जादुई किताब जैसी प्रतीत हो रही थी, जिसकी पन्नों पर वही रहस्यमय चित्र थे। दिवेश ने कहा, यह वही किताब हो सकती है जिसका हम पीछा कर रहे थे। ये हमें वो राज बताने जा रही है जो हम जानने के लिए आए हैं। मैंने एक पन्ना पलटते हुए कहा, यह किताब सच में अजीब है। इसके पन्नों पर जो चित्र हैं वो किसी सभ्यता के इतिहास को उजागर करते हैं। जब हमने किताब के कुछ और पन्ने पलटे तो हमें एक और संकेत मिला। वह संकेत हमें गुफा की गहरी और अंधेरी जगह की ओर ले जा रहा था। हमें लग रहा था कि हम इस गुफा के आखिरी हिस्से तक पहुंचने वाले हैं, जहां हमें वह सत्य मिलेगा जिसकी हम तलाश कर रहे थे। गुफा के अंतिम हिस्से में एक बड़ा सा कक्ष था और उस कक्ष में एक पुराना सा दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर वही ताबीज की आकृति बनी हुई थी। दरवाजे को खोलते ही हमें एक और अजीब सा एहसास हुआ। हमने दरवाजा खोला और उसके अंदर प्रवेश किया। हमारे सामने जो दृश्य था वह हमें चौंका देने वाला था। वहां एक विशालकाय कक्ष था जिसके बीचों बीच एक प्राचीन कलश रखा हुआ था। वह कलश किसी प्रकार के रहस्य का प्रतीक था। जैसे ही हम सब उस कलश के करीब पहुंचे, ताबीज ने अपनी रोशनी छोड़ दी और हम सब की आंखों के सामने एक दृश्य आ गया। यह दृश्य पुरानी सभ्यता के बारे में था, जिसमें ताबीज और कलश का महत्वपूर्ण स्थान था। हम सभी एक दूसरे को घूरते हुए यह समझ रहे थे कि हम उस रहस्य के और भी करीब पहुंच चुके हैं जिसका हमें इतने लंबे समय से इंतजार था। यह कलश सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि पूरे इतिहास का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और अब हमें यह समझने का समय था कि ताबीज हमें इस रहस्य तक क्यों लाया था। तब अचानक मुझे महसूस हुआ कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। यह बस एक शुरुआत थी और हमारी यात्रा के असली उद्देश्य की शुरुआत अब होने वाली थी। कलश के पास खड़े होकर मेरा मन दुविधा और उत्तेजना से भर गया था। वह प्राचीन कलश सिर्फ एक धातु का बर्तन नहीं था, बल्कि उसने समय और इतिहास के अनेक राज्य अपने भीतर समेटे हुए थे। जब मैं उसे ध्यान से देख रहा था तो मुझे लगता था कि वह मुझसे कुछ कह रहा हो, जैसे उसके भीतर कोई छुपा हुआ संदेश हो। उसके ऊपर उकेरी गई तस्वीरें, छोटे छोटे चिन्ह और रहस्यमयी लकीरें एक बहुत बड़ी कहानी बयां कर रही थीं, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। करीम ने मेरे पास आकर धीरे से कहा, यह कलश कुछ बहुत महत्वपूर्ण है रौनक। देखो, इसके ऊपर जो प्रतीक बने हैं वे किसी प्राचीन सभ्यता के प्रतीक लग रहे हैं। हमें इसे ध्यान से समझना होगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। मैंने करीम की बात मानी और धीरे से उस कलश को उठाने की कोशिश की। जब मेरे हाथ ने कलश को छुआ तो एक अजीब सी ऊर्जा मेरे शरीर में दौड़ गई। जैसे ही मैंने उसे अपने हाथों में उठाया, मुझे एक झटका सा महसूस हुआ। वह एक हल्की सी आवाज पैदा करने लगा, जैसे कोई बहुत पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही हो। उसके भीतर से एक हल्की सी चमक भी निकलने लगी थी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। रणधीर, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, बोला, यह क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो रौनक? मैंने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, लेकिन लगता है जैसे कलश में कुछ है।
ये मुझे जैसे पकड़ने के साथ ही एक संदेश देने लगा है। हम सभी चुपचाप खड़े हो गए और उस कलश को घेरने लगे। तभी अचानक उस कलश के भीतर से एक अदृश्य शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ और उसने हमारे चारों ओर एक हल्की सी धुंध सी बना दी। वह धुंध धीरे धीरे फैलने लगी और हमें कुछ घबराहट महसूस होने लगी। दिवेश ने कहा, क्या यह कलश हमें किसी और स्थान पर ले जाएगा, जैसे कोई पारलौकिक शक्ति हमें यहां से कहीं और भेज दे? मुझे भी ऐसा ही लगने लगा। वह धुंध तेजी से फैलने लगी और हम चारों उस धुंध के बीच में खड़े थे। अचानक एक तेज रोशनी ने सब कुछ ढक लिया और हमारी आंखें झपक गईं। हमें कुछ समझ में आता उससे पहले हम सभी का संतुलन बिगड़ गया और हम गिरते हुए एक अंधेरे गुफा में समा गए। यह गुफा एक पूरी तरह से अलग जगह थी और हमें ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरे समय और स्थान में आ गए हों। जब हमारी आंखों ने फिर से खुली तो हम सब चौंक गए। हम जिस स्थान पर खड़े थे वह कोई सामान्य गुफा नहीं थी। यह एक विशाल कक्ष था जिसके चारों ओर प्राचीन चित्र और लकीरें उकेरी हुई थीं। यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग था। हवा में एक गहरी शांति थी और हर दिशा में केवल अंधेरा था। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा सा मंच था और उस पर एक अजीब सी संरचना रखी हुई थी जो हमें कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत हो रही थी। करीम ने कहा, यह जगह यह किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा हो सकता है। देखो, यहाँ जो चित्र बने हैं वे बिल्कुल वैसा ही दिखते हैं जैसा हमने गुफा में देखा था। हम सभी धीरे धीरे उस मंच की ओर बढ़े। जैसे ही हम मंच के करीब पहुंचे हमें एहसास हुआ कि वहां कुछ और भी है। मंच के ऊपर एक पंखुड़ी जैसी संरचना बनी हुई थी और वह धीरे धीरे चमक रही थी। दिवेश ने कहा, क्या यह वही चीज है जो हम ढूंढ रहे थे? क्या इसका संबंध कलश से है? हाँ, यह वही प्रतीक है जो कलश पर था, मैंने कहा। लेकिन यह सिर्फ एक संकेत है, हमें इसे सही तरीके से समझना होगा। हमने ध्यान से देखा कि मंच के चारों ओर कुछ पुराने संकेत बने हुए थे जो हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखा रहे थे, लेकिन हमें यह समझने में थोड़ा समय लगा कि यह संकेत किस दिशा में ले जा रहे हैं। तभी एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी पुराने यांत्रिक उपकरण का काम कर रहा हो। यह आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी और अचानक उस प्लेटफॉर्म के नीचे से एक दरवाजा खुलने की आवाज आई। क्या यह दरवाजा हमें किसी और जगह ले जाएगा? रणधीर ने चिंतित स्वर में पूछा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हमें यह रास्ता अपनाना होगा। यह जगह हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण राज्य बताने जा रही है। हमने दरवाजे के अंदर प्रवेश किया और वहां एक और सुरंग दिखाई दी जो पूरी तरह से अंधेरे से घिरी हुई थी, लेकिन हमें यह रास्ता छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हम सब ने एक दूसरे को आश्वस्त किया और उस सुरंग में कदम रखा। सुरंग में प्रवेश करते हुए हमें महसूस हुआ कि यह हमें कहीं और नहीं बल्कि उस प्राचीन सभ्यता की गहरी जानकारी की ओर ले जा रहा है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे हम सुरंग के भीतर बढ़े हमें अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें उस प्राचीन सभ्यता के जीवित रहने का संकेत देती थीं। अचानक हम एक बड़े कक्ष में पहुंचे जहां चारों ओर प्राचीन चित्रकारी और मूर्तियां थीं। यहाँ का दृश्य हम सबको चौंका देने वाला था। मूर्तियां उन प्राचीन सभ्यताओं की प्रतीक थीं जो अब इस समय से गायब हो चुकी थीं। तभी हमें एक और कलश दिखाई दिया जो इस बार बहुत बड़ा था और उसे एक विशेष स्थान पर रखा गया था। हम सभी उस कलश के पास गए और महसूस किया कि यह कलश वही है जिसे हमने पहले देखा था, लेकिन इस बार इसका आकार और स्थिति कुछ अलग थी। करीम ने कहा, यह कलश तो कहीं ज्यादा बड़ा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? यह वह कलश हो सकता है, मैंने कहा, जिससे हमें वह शक्ति मिल सकती है जो हमें इस रहस्य को सुलझाने के लिए चाहिए। जैसे ही हमने उस कलश को छुआ, एक तेज चमकने वाली रोशनी हमें घेरने लगी। हमें ऐसा लगा जैसे समय ने एक बार फिर से हमारे चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया हो। फिर अचानक वह रोशनी मंद होने लगी और हमारी आंखों के सामने वही रहस्यमयी चित्र दिखने लगे। इन चित्रों में वही पुरानी सभ्यता की रहस्यमयी कथा छिपी हुई थी जिसे अब हमें समझना था। तब मुझे एहसास हुआ कि हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आए थे वह अब हमें धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। यह कलश और इन प्राचीन चित्रों के माध्यम से हमें वह ज्ञान प्राप्त हो रहा था जो हमें बहुत समय से चाहिए था।
इस रहस्यमयी यात्रा के दौरान हम जितना भी गहरे उतरते जा रहे थे, उतना ही अधिक हमें इस रहस्य का एहसास हो रहा था कि हम किस बड़ी मिशन के हिस्से थे। कलश और उसके आसपास की मूर्तियां हमें किसी और ही दुनिया का एहसास दिला रही थीं। मैं और मेरे साथी उस प्राचीन कक्ष में खड़े थे, जहां हमारे सामने एक नई दिशा में जाने के लिए दरवाजा खुल चुका था। यह दरवाजा सामान्य नहीं था। उसकी दीवारें उकेरी हुई थीं और उसके भीतर से एक रहस्यमयी चमक निकल रही थी, जैसे उस दरवाजे के पार कुछ अनजानी शक्ति मौजूद हो। करीम ने धीरे से कहा, यह दरवाजा हमें कहीं ना कहीं उस सत्य के करीब ले जाएगा जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं। हमें इसे खोले बिना कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। उसकी आवाज में हल्की दहशत थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा उत्साह भी था। यह दरवाजा हमें उस दुनिया में ले जाने वाला था जिसे हम केवल किताबों और कहानियों में सुनते आए थे। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ करीम, सही कहा तुमने। हम इस दरवाजे के पीछे क्या छुपा है, ये जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। मैंने कदम बढ़ाया और उस दरवाजे की ओर बढ़ते हुए मेरी धड़कन तेज हो गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर कदम के साथ मैं किसी और ही दुनिया में कदम रख रहा हूं। द्वार के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही मैंने हाथ दरवाजे की ओर बढ़ाया, वह अपने आप खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक अंधेरा सा फैल गया और हमारे चारों ओर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। मुझे लगता था कि समय जैसे रुक सा गया था। मैंने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ने की कोशिश की। हम सभी धीरे धीरे उस अंधेरे में कदम रखते गए, लेकिन हमें यह एहसास हो रहा था कि जो हम देख रहे थे वह हमारी समझ से कहीं परे था। द्वार के भीतर हमें एक संकरी सी सुरंग दिखाई दी जो बिल्कुल सीधी थी। जैसे ही हम भीतर घुसे, हमारी चारों तरफ की दुनिया और भी अधिक अस्पष्ट होती गई। गहरी चुप्पी थी और अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। हम चारों चुपचाप उस सुरंग में बढ़ रहे थे, लेकिन मेरी नजरें एक अजीब सी छाया पर टिक गई थीं। वह छाया धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। मुझे लगा जैसे वह छाया हमारी ही तरह एक मानव रूप में थी, लेकिन उसमें कुछ तो था जो हमें डराने वाला था। तभी दिवेश ने कहा, क्या तुमने वह देखा? वह छाया, ये क्या हो सकता है? उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक जिज्ञासा भी थी। मैंने उसकी ओर देखा और धीमे से कहा, हाँ मैंने देखा, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम अब तक जितना भी आगे बढ़े हैं उसका कोई मतलब नहीं होगा अगर हम डर गए। हमें इस रहस्य का सामना करना होगा, चाहे वह कितना भी भयंकर क्यों ना हो। हम सब चुपचाप उस छाया की ओर बढ़ते गए और जैसे ही हम उस स्थान तक पहुंचे, वह छाया अचानक से गायब हो गई। हम चारों एक दूसरे को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। यह सब इतना अजीब और अनहोनी था कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था। अचानक हम एक बड़े कक्ष में पहुंचे। यह कक्ष पहले वाले कक्ष से कहीं अधिक विशाल था। इसके चारों ओर दीवारों पर प्राचीन चित्र और लकीरें उकेरी हुई थीं, लेकिन इन चित्रों में कुछ बदलाव था। इन चित्रों में कुछ ऐसे संकेत थे जो हमें पहले नहीं दिखे थे। हम सब एक ही जगह खड़े होकर इन्हें ध्यान से देख रहे थे। फिर अचानक रणधीर ने कहा, देखो, ये प्रतीक कुछ और ही बात कह रहे हैं। यह कुछ नया है जो हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा सकता है। मैंने उसकी बात सुनी और उन चित्रों को ध्यान से देखा। ये चित्र हमें उस प्राचीन सभ्यता की गहरी जानकारी दे रहे थे जो इस जगह से जुड़ी हुई थी। मेरे मन में सवाल उठने लगे थे, क्या हम इस सभ्यता को समझने के लिए तैयार थे? क्या इन चित्रों में वही जवाब था जिसका हम इंतजार कर रहे थे? तभी करीम ने कहा, तुम लोग इन चित्रों को देख रहे हो, लेकिन मैं कुछ और महसूस कर रहा हूं। देखो, उस दीवार में कुछ और ही चीज छुपी हुई है। करीम ने एक दीवार की ओर इशारा किया जो बाकी दीवारों से अलग दिख रही थी। हम सभी उस दीवार के पास गए और ध्यान से देखा। दीवार पर एक दरवाजा बना हुआ था, लेकिन वह साधारण दरवाजा नहीं था, वह भी कुछ और था। उसके ऊपर प्राचीन लकीरें और प्रतीक थे जो हमें पहले वाले दरवाजे की याद दिला रहे थे। मैंने करीम की तरफ देखा और कहा, यह दरवाजा भी हमें किसी नई दिशा में ले जाएगा। हमें इसे खोलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आगे बढ़ा और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उस दरवाजे को खोला, एक गहरी आवाज आई और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन अंदर से कोई दिखाई नहीं दिया।
हम चारों चुपचाप उस दरवाजे के पार जाने के लिए तैयार हो गए। दरवाजे के पार एक और सुरंग थी जो बिल्कुल अंधेरे में घिरी हुई थी। सुरंग के अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध आई, जैसे पुराने खंडहरों से निकलने वाली गंध। हम सब धीरे धीरे अंदर बढ़ते गए, लेकिन हम इस बार ज्यादा सतर्क थे। हमें लगता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। सुरंग में कदम रखते ही हमें एक और रहस्यमयी जगह दिखाई दी। यह जगह किसी अन्य दुनिया की तरह थी। दीवारों पर अद्भुत चित्रकारी और मूर्तियां थीं जो हमें उस प्राचीन सभ्यता से जोड़ रही थीं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, यह वही जगह हो सकती है जो हमें वो शक्ति देगी जिसे हम ढूंढ रहे हैं। सभी ने मुझसे सहमति जताई और हम उस स्थान की ओर बढ़ने लगे। ये वही जगह थी जिसका हमने ख्वाब देखा था। यहां से हमें वह रहस्य मिलेगा जो हम ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ शुरुआत है। हमें इस रहस्य को सुलझाने के लिए और भी गहरे जाने की आवश्यकता थी। यह जगह हमें कुछ नया सिखाने वाली थी, लेकिन हमें यह भी समझना था कि इस रहस्य के भीतर बहुत सी चुनौतियां और खतरे भी हो सकते हैं। हम इस अज्ञात द्वार के पार जिस जगह पर कदम रखने जा रहे थे, वह हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार कर रहा था। सुरंग में कदम रखते ही एक अजीब सा एहसास हुआ। जैसे ही हम अंदर घुसे, चारों ओर से एक रहस्यमयी सी चुप्पी हमारे ऊपर छा गई। हवा में घुली सी एक गंध थी जो मुझे पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। यह किसी पुराने खंडहर से आती हुई गंध थी जो समय के साथ मिट चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ बची हुई थी। मैंने अपनी सांस को थामा और सिर झुकाकर आगे बढ़ने लगा। हमारी आंखों में एक ही सवाल था, इस सुरंग के आखिर में क्या है? करीम और रणधीर दोनों मेरी बगल में चल रहे थे, जबकि दिवेश पीछे से हमें देख रहा था। सुरंग इतनी संकरी थी कि हम सब एक के बाद एक चल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह हमें किसी गहरे रहस्य से जोड़ने के लिए तैयार कर रही हो। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए, सुरंग का तापमान भी बढ़ने लगा और वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा था। हमने कुछ और कदम बढ़ाए और अचानक हमारी आंखों के सामने एक विशाल कक्ष का द्वार खुला। यह कक्ष बहुत बड़ा था और दीवारों पर किसी प्राचीन सभ्यता के चित्र और लकीरें उकेरी हुई थीं। मैं घबराया नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करने लगा कि यह सब क्या हो सकता है। हम सब चुपचाप अंदर चले गए। कक्ष के भीतर एक बड़ा सा उभरा हुआ गोल चक्कर था और उसके बीच में एक विशाल पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। यह मूर्ति बिल्कुल अद्भुत थी। इसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो मुझे आकर्षित कर रहा था। हम सब धीरे धीरे मूर्ति के पास पहुंचे। करीम ने कहा, यह मूर्ति शायद हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। देखो, इसके चेहरे पर जो रेखाएं उकेरी गई हैं, वे किसी खास संदेश का प्रतीक हो सकती हैं। मैंने ध्यान से मूर्ति को देखा और पाया कि इसके चेहरे पर कई अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं। ये लकीरें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी विशेष प्रकार के कोड का हिस्सा हों। हम सब ने सोचा कि शायद हमें इन्हें समझना होगा, तभी हमें उस रहस्य का पता चल पाएगा जिसे हम ढूंढ रहे थे। लेकिन इस समय तक हमें यह नहीं पता था कि ये रेखाएं सिर्फ एक सुराग नहीं, बल्कि हमारी परीक्षा का पहला चरण थीं। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मूर्ति के पास जाकर उसकी लकीरों को छुआ। जैसे ही मैंने छुआ, एक हल्का सा झटका महसूस हुआ और अचानक दीवारों पर तेजी से लाइट्स जलने लगीं। मुझे ऐसा लगा जैसे पूरे कक्ष में कुछ हरकत हो रही हो। अचानक एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तुमने पहला कदम बढ़ाया है, लेकिन आगे की राह बहुत कठिन है। हम सब डर से एक पल के लिए ठिठक गए। आवाज की गूंज अब शांत हो चुकी थी, लेकिन वह हमें यह एहसास दिलाने के लिए काफी थी कि हम किसी बड़े रहस्य के सामने खड़े हैं। दिवेश ने कहा, क्या ये आवाज किसी तरह का चेतावनी संदेश है? हमें आगे बढ़ने से पहले इसे समझना होगा। मैंने कहा, यह चेतावनी हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें यह बताने के लिए है कि हमें यह मार्ग किसी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। जो भी हम ढूंढने आए हैं वह आसानी से नहीं मिलेगा। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हमने मूर्ति को एक बार और देखा और इस बार उसके चेहरे पर एक और बदलाव दिखाई दिया। लकीरें अब और भी स्पष्ट हो गई थीं, जैसे वे खुद को किसी गहरे अर्थ से जोड़ने की कोशिश कर रही हों। अचानक दीवारों से एक और आवाज आई, तुमने सही दिशा चुनी है।
लेकिन तुम्हें अभी बहुत कुछ और करना होगा। हम सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हम समझ गए कि हमें अब और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। जैसे ही हम मूर्ति से थोड़ा दूर हटे, कक्ष में चारों ओर एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी। हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कक्ष का वातावरण अचानक बदल गया हो, लेकिन यह बदलाव कोई सामान्य नहीं था। यह बदलाव किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। रणधीर ने कहा, हमने अभी तक जो किया है वह सिर्फ शुरुआत है। यह कक्ष शायद हमें अगले कदम के लिए तैयार कर रहा है। हमें यहां से कुछ सीखने की जरूरत है। मैंने उसकी बात सुनी और कक्ष के चारों ओर देखा। दीवारों पर जो चित्र बने थे वे किसी प्राचीन सभ्यता की गाथाओं को दर्शा रहे थे। ये चित्र हमें बताने की कोशिश कर रहे थे कि एक समय था जब यह सभ्यता अपने महानतम शिखर पर थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे नष्ट कर दिया। यह सभ्यता अब इस कक्ष के भीतर कैद थी और हमें इसे समझने के लिए इसका रहस्य सुलझाना होगा। हमने धीरे धीरे कक्ष में फैले चित्रों को ध्यान से देखा और महसूस किया कि ये सभी चित्र एक ही कहानी बता रहे थे। यह कहानी एक महान शक्ति की थी जो किसी विशेष स्थान पर छुपी हुई थी। उस स्थान को पहचानने के बाद ही हम अपने मार्ग को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते थे। तभी दिवेश ने कहा, यह चित्र हमें उस शक्ति के बारे में बता रहे हैं जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि हम जिस शक्ति की तलाश कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं इस कक्ष में ही छुपी हुई है। हमने कक्ष के एक कोने में जाकर देखा और पाया कि वहां एक छोटा सा रास्ता था जो हमें और गहरे में ले जा सकता था। यह रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में था और हम सब जानते थे कि यह रास्ता हमसे और भी बड़े खतरे का सामना करवा सकता था। लेकिन हमें यह भी समझ में आया कि अगर हमें उस शक्ति तक पहुंचना है तो हमें इस रास्ते पर चलना होगा। मैंने सभी को देखा और कहा, यह रास्ता हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाएगा, लेकिन हमें डर से काम नहीं लेना है। हमें विश्वास रखना होगा कि जो भी रास्ता सामने है वह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। हम सब धीरे धीरे उस रास्ते की ओर बढ़े और जैसे ही हम अंदर घुसे, हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम किसी और ही दुनिया में कदम रख रहे थे। यह रास्ता हमें उस रहस्य के करीब ले जाने वाला था जिसे हम ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें यह समझना था कि यह मार्ग केवल हमारे हौसले पर ही निर्भर करेगा। रास्ता इतना तंग और अंधेरा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मेरी सांसें तेज होती जा रही थीं। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी और हर कदम पर ऐसा लगता था कि हम किसी और दुनिया में कदम रख रहे हैं। अंधेरे में एक अजीब सा डर समाया हुआ था, लेकिन साथ ही एक उत्सुकता भी थी। हमारे सामने जो अंधेरा था वह बस एक कदम और बढ़ने पर रोशनी में बदल सकता था। यह सोचकर मैंने आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाई। करीम मेरे पास ही था और रणधीर थोड़ा पीछे चल रहा था। दिवेश हमेशा की तरह पीछे से हमारी निगरानी कर रहा था। हम सब एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे थे, शायद शब्दों की जरूरत नहीं थी। हमारा ध्यान सिर्फ उस अनजाने रहस्य पर था जिसका हम सामना करने जा रहे थे। हर कदम पर मुझे यह एहसास हो रहा था कि हम इतिहास के किसी महत्वपूर्ण क्षण से गुजर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह किस तरह का अनुभव था, लेकिन दिल में एक अजीब सा विश्वास था कि हम सही रास्ते पर हैं। कुछ ही दूर चलने पर रास्ता थोड़ा चौड़ा हुआ। हम सब ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी हम सब रुक गए। हमारे सामने एक विशाल दरवाजा था। दरवाजे पर उकेरी हुई जटिल लकीरें और प्रतीक किसी बहुत प्राचीन सभ्यता के प्रतीक लग रहे थे। यह दरवाजा हमें उस शक्ति तक पहुंचने की आखिरी कड़ी की तरह दिख रहा था। मुझे याद आया कि पहले उस कक्ष में हमें जो संदेश मिला था वह हमें इसी दरवाजे तक लाने के लिए था। अब हमें समझना था कि यह दरवाजा कैसे खोला जाएगा। करीम ने सामने बढ़ते हुए कहा, इस दरवाजे पर बने प्रतीक शायद हमें इसके खोलने का तरीका बता रहे हैं। हम सब ने ध्यान से दरवाजे को देखा। उसके चारों ओर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे कोई पुरानी भाषा में कुछ लिखा हो। दिवेश ने उन निशानों को देखा और कहा, यह कोई सामान्य भाषा नहीं है। यह शायद किसी लंबे समय पहले की भाषा हो जो अब विलुप्त हो चुकी है। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर यह सच है तो हमें यह समझने के लिए एक अलग तरीके से सोचना होगा। हम सब चुपचाप दरवाजे के पास खड़े होकर सोचने लगे।
तभी मुझे एक विचार आया। मैंने ध्यान से देखा कि दरवाजे पर बने निशान एक प्रकार के कोड की तरह थे। मैं समझ गया कि इन निशानों को सही तरीके से जोड़ने से दरवाजे का रहस्य खुल सकता था। मैंने बारी बारी से उन निशानों को छुआ और महसूस किया कि जैसे ही मैंने पहला निशान छुआ, दरवाजे के आसपास हल्की सी आवाज आई। यह आवाज हमें यह संकेत दे रही थी कि हम सही दिशा में जा रहे थे। हमने एक एक करके निशानों को सही क्रम में छुआ और आखिरकार एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुलने लगा। दरवाजे का खुलना एक लंबी और कठिन यात्रा के खत्म होने का संकेत था। हम सब दरवाजे के अंदर घुसे और अंदर का दृश्य देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह एक विशाल कक्ष था, लेकिन यह कक्ष अब तक हमने जितनी भी जगहें देखी थीं, उनसे कहीं ज्यादा रहस्यमयी था। कक्ष के अंदर एक बड़ा सा मंच था और मंच के बीच में एक गोलाकार रूप में एक ज्योतिपुंज रखा हुआ था। उस ज्योतिपुंज से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी और वह पूरी जगह को रोशन कर रहा था। लेकिन वह रोशनी आम नहीं थी, उसमें कुछ अलग सा था, जैसे उसमें कोई विशेष शक्ति समाई हो। मैं धीरे धीरे उस ज्योतिपुंज के पास पहुंचा और उसे ध्यान से देखा। करीम और रणधीर भी मेरे पास आए। हमें समझ में आ गया कि यही वह शक्ति है जिसे हम ढूंढ रहे थे। यह ज्योतिपुंज किसी प्राचीन सभ्यता के अंतिम राज की तरह था और अब हम उसे समझने के करीब थे। दिवेश ने कहा, यह वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। अब हमें यह पता करना होगा कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। मैंने उसे सुना और कहा, हमारा सबसे पहला कदम यही होना चाहिए कि हम इसे नुकसान न पहुंचाएं। इस शक्ति को सही तरीके से समझना हमारी जिम्मेदारी है। हम सब ने एक बार फिर से ज्योतिपुंज को देखा और मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। मेरी पूरी देह में एक हल्की सी झुरझुरी दौड़ गई, जैसे कोई गहरी शक्ति मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही हो। मुझे महसूस हुआ कि मैं इस शक्ति से जुड़े हुए हर एक रहस्य को समझ सकता था, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी पूरी आत्मा को खोलना होगा। करीम ने मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैंने सिर उठाकर उसे देखा और कहा, यह शक्ति सामान्य नहीं है, यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। हमें इसके साथ बहुत सावधानी से व्यवहार करना होगा। रणधीर ने भी कहा, हमें पहले इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम इसे किसी गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। हमने ज्योतिपुंज के आसपास का निरीक्षण किया और पाया कि उसकी रोशनी का असर कक्ष की दीवारों पर पड़ रहा था। दीवारों पर अब पुराने समय की कहानियां उकेरी हुई थीं, जो हमें यह बता रही थीं कि यह शक्ति एक बार पूरे साम्राज्य को नियंत्रित करती थी। यह शक्ति अगर गलत हाथों में पड़ जाती तो वह साम्राज्य नष्ट हो सकता था। हमें यह समझ में आ गया कि हमें इस शक्ति का सही उपयोग करना होगा ताकि यह किसी बुरे हाथों में न जाए। लेकिन हमें यह भी महसूस हो रहा था कि इस शक्ति का रहस्य सिर्फ इसे नियंत्रित करने में नहीं था, बल्कि हमें यह जानने की जरूरत थी कि इस शक्ति को खोला क्यों गया था। इस सवाल का जवाब हम सबके मन में था और हम उसे समझने के लिए तैयार थे। लेकिन इससे पहले हमें और भी गहरे में जाना होगा और इस शक्ति के बारे में और जानकारी हासिल करनी होगी। अंतिम क्षण आ गया था। वह शक्ति जिसके बारे में हमने केवल सुनी सुनाई बातें सुनी थीं, अब हमारे सामने थी। हमें समझ में आ गया था कि यह शक्ति न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम थी। वह ज्योतिपुंज, जो पहले केवल एक दैवीय प्रतीक की तरह दिखता था, अब एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन चुका था। यह हमें उस रहस्य तक ले आया था जिसे सुलझाने के लिए हम सभी ने इतने दिन संघर्ष किया था। हमने सभी अपने अपने विचार एक साथ रखे। करीम और रणधीर दोनों ही इस समय गंभीर थे। दिवेश, जैसा कि हमेशा करता था, अब भी हर एक कदम पर हमें सतर्क कर रहा था। हम सभी जानते थे कि अब एक गलत कदम भी हमें अंधेरे में धकेल सकता था। इसलिए हम सभी एक साथ एकजुट होकर उस शक्ति को समझने की कोशिश करने लगे जिसे हम हासिल करने के इतने समय से कोशिश कर रहे थे। ज्योतिपुंज की रोशनी तेज हो रही थी, जैसे वह हमें किसी गहरे रहस्य की ओर खींच रहा हो। हमने उसकी आभा में कई पुराने निशान देखे जो अब और भी स्पष्ट हो गए थे। ये निशान उस शक्ति के इतिहास से जुड़े थे। जैसे ही हम उन निशानों पर ध्यान देने लगे, एक विचित्र अनुभव हुआ। मुझे महसूस हुआ कि मैं
और वह ज्योतिपुंज अब एक शरीर की तरह थे, जैसे वह मेरी आत्मा से जुड़ चुका हो। तभी अचानक वह शक्ति एक आवाज के साथ एक तरफ से फूट पड़ी। यह आवाज इतनी गहरी और गूंजदार थी कि हमने उसे अपनी छाती में महसूस किया। उस आवाज ने हमें एक दिशा दी और हम बिना सोचे समझे उस दिशा में चल पड़े। हमें यह एहसास हो गया कि हम अब किसी और दुनिया में प्रवेश कर रहे थे। वह शक्ति हमें उस जगह ले जा रही थी जहां से हमें उस राज का उत्तर मिल सकता था। उस आवाज के पीछे एक रहस्य था और हमें उस रहस्य को हल करना था। हम सब एक दूसरे के साथ चल रहे थे और अचानक रास्ता एक विशाल कक्ष की ओर खुला। यह कक्ष भी उतना ही रहस्यमयी था जितना वह दरवाजा और ज्योतिपुंज। इस कक्ष में कोई नहीं था, केवल चारों ओर दीवारों पर पुराने चित्र और संकेत थे। वह चित्र हमें उस शक्ति के उद्गम तक ले गए। उन चित्रों में एक बहुत ही पुरानी सभ्यता की तस्वीरें थीं जो अब लुप्त हो चुकी थीं। हर चित्र में उस सभ्यता के लोग अपनी शक्ति का उपयोग कर रहे थे और वह शक्ति उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। हमने देखा कि एक चित्र में वही ज्योतिपुंज था और उसकी रोशनी से उस सभ्यता का सम्राट अमर हो गया था। यह शक्ति किसी एक व्यक्ति या साम्राज्य के नियंत्रण में नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसे बल का प्रतीक थी जिसे पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन वह शक्ति अगर गलत हाथों में पड़ जाती तो वह किसी भी सभ्यता को नष्ट करने में सक्षम थी। दिवेश ने कहा, यह वही शक्ति है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है, लेकिन इसके साथ एक खतरा जुड़ा हुआ है। अगर इसे सही तरीके से न संभाला जाए तो इसका प्रभाव खतरनाक हो सकता है। मैंने सिर झुका लिया क्योंकि यह सच था। हम अब समझ गए थे कि हम केवल इस शक्ति का पर्दाफाश करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि हमें यह तय करना था कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। अगर हम इसे गलत तरीके से उपयोग करते तो हम पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते थे, लेकिन अगर हम इसे सही हाथों में डालते तो यह पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे सकता था। हम सब चुपचाप उस कक्ष में खड़े थे और मैं अपने मन में यह सोच रहा था कि क्या हमें इस शक्ति को हर किसी के लिए खोल देना चाहिए या फिर हमें इसे किसी गुप्त स्थान पर रखकर इसके रहस्यों को अपने पास ही रखना चाहिए। मेरी आत्मा में एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था और मुझे लग रहा था कि हम जिस राह पर चल रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। करीम ने कहा, हमें इस शक्ति को किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। अगर हम इसे खोल देंगे तो यह पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकती है। हम नहीं जानते कि इसका असर क्या होगा। रणधीर ने भी उसकी बात को सहमति दी। अगर हमें इसे खोलना ही है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसे सही तरीके से नियंत्रित किया जाए। हम सब कुछ देर तक खामोश रहे और फिर मैंने कहा, हमें इस शक्ति को किसी एक जगह पर सुरक्षित रख देना चाहिए ताकि कोई इसे गलत तरीके से इस्तेमाल न कर सके। हमें इसे खोलने से पहले यह तय करना होगा कि इसे कैसे रखा जाए। हमने कक्ष के अंदर देखा और पाया कि दीवारों पर और भी संकेत थे जो हमें यह बता रहे थे कि यह शक्ति कहाँ सुरक्षित रखी जा सकती है। एक दीवार के एक हिस्से में एक गुप्त कक्ष था जो शायद उस शक्ति को छिपाने का सही स्थान था। हम सब ने मिलकर उस कक्ष को खोला और वहां एक सुरक्षित स्थान था जहां हम ज्योतिपुंज को रख सकते थे। हम सब ने उस स्थान को अच्छे से बंद किया ताकि यह शक्ति किसी और के हाथों में न पड़ सके। जब हमने ज्योतिपुंज को सुरक्षित कर लिया तो हमें एहसास हुआ कि हम इस यात्रा को पूरा कर चुके थे। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह एक ऐसा सफर था जिसने हमें जीवन के असली अर्थ को समझने का मौका दिया था। हमें यह समझ में आ गया था कि किसी भी शक्ति का सही उपयोग ही उसे महान बनाता है। अगर हम इसे गलत तरीके से उपयोग करते तो हम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी खतरे में डाल सकते थे। हमने कक्ष को छोड़ते हुए एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि हम इस रहस्य को सुलझाने के बाद एक नई दुनिया की ओर बढ़ रहे थे। हम अब उस शक्ति के मालिक नहीं थे बल्कि उस शक्ति के सही उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। हम जानते थे कि हम उस शक्ति को सही हाथों में रखने में सफल हो चुके थे और यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत थी। जैसे ही हम कक्ष से बाहर आए, एक नई सुबह का सूरज उग रहा था। हमें एहसास हुआ कि हमारी यात्रा अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन यह यात्रा हमें एक नई राह दिखा चुकी थी। अब हमें बस अपने भविष्य को उस नए दृष्टिकोण से जीना था
जिसे हमने उस अज्ञेय शक्ति से सीखा था। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हम जानते हैं कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी हो तो हमें हमारी ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।